आप देख रहे हैं के न्यूज खबरों का सार। इमरान की गिरफ्तारी के बाद पाकिस्तान में हिंसा, इमरान के समर्थकों का आर्मी हेडक्वार्टर पर हमला। कर्नाटक की 224 सीटों पर वोटिंग, भाजपा सत्ता में वापसी कर 38 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ेगी। अब छोटी पार्टियां बनेंगी किंग मेकर। जालंधर लोकसभा उपचुनाव के लिए वोटिंग आज, 3 राज्यों की 4 विधानसभा सीटों के लिए भी डाले जाएंगे वोट। 13 मई को आएंगे नतीजे। यूपी की 2 विधानसभा सीटों पर वोटिंग, स्वार में आजम की सियासी शक्ति की परीक्षा। 96 विपत्ति की सीट पर रिंकी कोल चुनावी मैदान में। आज रवाना होंगी पोलिंग पार्टियां। कल 38 जिलों में 370 नगरीय निकायों में होगा मतदान। 13 मई को आएंगे चुनाव के नतीजे। यूपी में 41 डिग्री पहुंचा तापमान, सुबह से ही तपाने लगी धूप। आईएमडी का अलर्ट, अभी और बढ़ेगा पारा। आप देख रहे हैं के न्यूज खबरों का सारथी। नमस्कार, मैं हूं गरिमा बाजपेयी और आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया। बड़ी खबर से बुलेटिन की शुरुआत करते हैं, जहां पर यूपी की 2 विधानसभा सीटों पर आज उपचुनाव हो रहा है। स्वार और 96 विधानसभा सीट पर आज मतदान। वोटिंग को लेकर प्रशासन ने अपनी तैयारियां पूरी कर ली हैं और आज सुबह 7 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक वोटिंग होगी। स्वार और 96 में मतदान आज 13 को आएंगे नतीजा। मतदान को लेकर पुलिस ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम कर लिए हैं। पुलिस ने सीआरपीएफ पीएसी बल को भी तैनात कर दिया है। मतदान के दिन होमगार्ड्स की भी ड्यूटी लगाई गई है। निष्पक्ष और सकुशल मतदान के लिए सुरक्षा के बेहतर इंतजाम भी किए गए हैं। तो फिलहाल ये बड़ी जानकारी आपको बता दें, जहां पर पूरी तरह से तैयारियां हो चुकी हैं। मतदान को लेकर पुलिस ने किए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। पुलिस ने सीआरपीएफ पीएसी बल को भी तैनात किया है। मतदान के दिन होमगार्ड्स की ड्यूटी लगाई गई है। और ये बड़ी जानकारी, यूपी की 2 विधानसभा सीटों पर आज उपचुनाव होगा। इस वक्त की अहम खबर आपको बता दें, जहां पर 2 विधानसभा सीटों पर होगा उपचुनाव। स्वार और 96 विधानसभा सीट पर आज मतदान को लेकर तैयारियां बेहतर नजर आ रही हैं। वोटिंग को लेकर प्रशासन ने पूरी तैयारी की हुई है। सुरक्षा के लिहाज से खास इंतजाम हैं। सुबह 7 बजे से ही वोटिंग की शुरुआत हो चुकी है। स्वार और 96 में मतदान आज 13 को रिजल्ट आएगा। तो यूपी की 2 विधानसभा सीटों पर आज मतदान होगा। ये बड़ी जानकारी आपको हम बता दें, जहां पर स्वार और 96 सीट पर मतदान आज। वोटिंग को लेकर प्रशासन ने तैयारियां पूरी कर ली हैं। ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। और आज मतदान स्थल पर जनता पहुंच रही है। रामपुर की स्वार विधानसभा सीट पर, तो वहीं आपको बता दें कि आज मिर्जापुर की 96 सीट पर आज उपचुनाव के तहत मतदान हो रहा है। और लगातार जनता पोलिंग बूथों पर पहुंच रही है। मतदान को लेकर सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम कर लिए गए हैं। अहम खबर आपको हम बता रहे हैं, जहां पर पुलिस की तैनाती की गई है। मतदान के दिन होमगार्ड्स की भी ड्यूटी लगाई गई है। तो फिलहाल ये बड़ी जानकारी आपको हम बता दें, जहां पर तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। स्वार और 96 विधानसभा सीट पर आज सुबह 7 बजे के साथ ही मतदान भी शुरू हो चुका है। वोटिंग को लेकर प्रशासन ने अपनी तैयारियां पूरी कर ली हैं। तो फिलहाल ये अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। आज सुबह 7 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक वोटिंग होगी। और स्वार और 96 में मतदान आज 13 को नतीजे सामने आएंगे। अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। मतदान को लेकर पुलिस ने किए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम नजर आ रहे हैं। पुलिस, सीआरपीएफ और होमगार्ड्स की भी ड्यूटी इस बार मतदान में लगाई गई है। ये बड़ी जानकारी आपको हम बता दें, जहां पर आज यूपी की 2 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के तहत मतदान हो रहा है। एक तरफ रामपुर की स्वार, तो वहीं मिर्जापुर की
96 सीट पर वोटिंग, जिसको लेकर प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद नजर आ रहा है। और आज सुबह 7 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक वोटिंग होगी। फिलहाल ये अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। तो स्वार और 96 में मतदान हो रहा है। तो बड़ी जानकारी, मतदान को लेकर पुलिस ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हुए हैं। पुलिस और सीआरपीएफ के साथ ही पीएसी बल को भी तैनात किया गया है ताकि शांतिपूर्ण मतदान हो सके। एक तरफ अब्दुल्ला आजम की सीट खाली होने के चलते, अब्दुल्ला आजम की विधायकी जाने के चलते स्वार सीट पर उपचुनाव, तो वहीं आपको बता दें कि मिर्जापुर की 96 सीट पर राजू कोल के निधन के बाद यहां पर उपचुनाव हो रहा है। ये बड़ी जानकारी, और दोनों ही सीटों पर नतीजे काफी मायने रखते हैं। रामपुर में एक तरफ जहां आजम खान अपना आखिरी गढ़ बचाने की लगातार कवायद कर रहे थे, उनकी ओर से बयान सामने आ रहे थे, तो वहीं 96 सीट पर भी अपना दल एस के प्रत्याशी राजू कोल की पत्नी इस बार चुनावी मैदान में हैं। और बीजेपी ने अपने सहयोगी अपना दल एस के समर्थन में पूरी तरह से यहां पर जनता से वोट करने की अपील की है। मतदान के दिन होमगार्ड्स की भी ड्यूटी लगाई गई है। 2 विधानसभा सीटों पर आज उपचुनाव हो रहा है। जानकारी आपको बता दें, जहां पर मतदान को लेकर पुलिस ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम कर लिए हैं। और पुलिस, सीआरपीएफ और पीएसी बल को भी यहां पर तैनात किया गया है ताकि शांतिपूर्ण मतदान कराया जा सके। मतदान के दिन होमगार्ड्स की भी ड्यूटी लगाई गई है। और यूपी की 2 विधानसभा सीटों पर आज उपचुनाव, जिसको लेकर सभी तरीके से शांतिपूर्ण मतदान कराया जा रहा है। स्वार और 96 विधानसभा सीट पर सुबह 7 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक वोटिंग होगी। और वोटिंग की शुरुआत हो चुकी है। मतदाता मतदान केंद्रों पर पहुंचकर अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर रहे हैं। ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, जहां पर स्वार और 96 में मतदान हो रहा है और 13 को नतीजे सामने आ जाएंगे। मतदान को लेकर पुलिस ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं। फिलहाल ये बड़ी जानकारी आपको हम बता दें, जहां पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम है। पुलिस और सीआरपीएफ ने पीएसी बल की भी तैनाती वहां पर की गई है। मतदान के दिन होमगार्ड्स की भी ड्यूटी लगाई गई है। बड़ी जानकारी, यूपी की 2 विधानसभा सीटों पर आज उपचुनाव। अहम खबर आपको हम बता रहे हैं, जहां पर 2 विधानसभा सीटों पर आज उपचुनाव हो रहा है। स्वार और 96 विधानसभा सीट पर आज मतदान। और वोटिंग को लेकर प्रशासन ने अपनी तैयारियां पूरी करनी है। तो वोटिंग को लेकर तैयारियां पूरी। आज सुबह 7 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक वोटिंग होगी। आशुतोष हमारे साथ में जुड़ चुके हैं मिर्जापुर से। आशुतोष, मिर्जापुर की 96 सीट पर वोटिंग हो रही है। एक तरफ बीजेपी अपने सहयोगी दल अपना दल एस के समर्थन में पुरजोर कोशिश कर रही थी, तो वहीं सपा ने भी यहां पर अपना प्रत्याशी उतारा है। फिलहाल किस तरह से शांतिपूर्ण मतदान क्या हो पा रहा है, क्या जानकारी है आपके पास पूरी? जी, हम आपको बता दें कि 96 विधानसभा परिषद सीट पे यहाँ पे कांटे की टक्कर अपना दल एस और सपा के बीच हो रहा है। अभी हम बता दें, अभी कुछ समय पहले जो है सपा के राष्ट्रीय सदस्य अरविंद कुमार सिंह ने जो है मुख्य निर्वाचन आयोग को एक पत्र लिखा है। उस पत्र में 277, 278, 279 और 276 बूथ संख्या पे आरोप लगाया है कि वहाँ पे जो पीठासीन अधिकारी है वो सपा को मतदान अभिकर्ता नहीं बनने दे रहे हैं। वहाँ पे सपा को मतदान अभिकर्ता बनने से रोक रहे हैं। तो ये बातें इस बातों को लेके सपा ने आरोप लगाया है। और इन 4 बूथों पे जो है उन्होंने मुख्य निर्वाचन आयोग को जो है पत्र भी लिख दिया है। और अच्छा, इन 4 बूथों के अलावा अन्य बूथों पे यहाँ जो है शांतिपूर्ण मतदान हो रहे हैं। मतदान को लेके पूरी सुरक्षा व्यवस्था की गई है। पुलिस फोर्स के साथ साथ पीएसटी की तैनाती की गई है। इसके साथ साथ केंद्रीय बल, सीआरपीएफ, पैरामिलिट्री फोर्स को भी तैनात किया गया है। जो भी वोटर वोट देने जा रहे हैं उनकी जो है चेकिंग करने बाकायदा चेकिंग की जा रही है। चेकिंग के साथ
जो है वो अंदर जा रहे हैं। मोबाइल ले जाना अलाउ नहीं है। मोबाइल ले जाने के लिए जो है किसी भी व्यक्ति को मोबाइल अंदर नहीं जाना दे रहे जी। हैं। इसके लिए जो है पहले चेक किया जा रहा है, चेक करने के बाद ही अंदर ले जा रहे हैं। तो इसलिए यहाँ पे देख सकते हैं कि सुबह 7 बजे से यहाँ पे वोटिंग हो रही है। मतदाताओं में जोश देखा जा रहा है। हालांकि सुबह 6 बजे से आज धूप में तेजी दिखने लगी थी और दोपहर 12 बजे उसके बाद जो है मतदान प्रतिशत फिर भी बढ़ा और मतदान प्रतिशत जो है सुबह 6 बजे से लेकर 11 बजे तक हो सकता है कि मतदान प्रतिशत जो है में तेजी हो। और हालांकि धूप की तेजी की वजह से ये पहाड़ी इलाका भी है, तो यहाँ पे मतदान प्रतिशत हो सकता है कि 12 बजे से लेकर शाम के 4 बजे तक मतदान में थोड़ी सी कमी नजर आए और शाम को 4 बजे से लेकर 6 बजे तक फिर मतदान प्रतिशत में बढ़ोतरी हो सकती है। जी बिल्कुल, यानी साफ तौर पर मतदान प्रतिशत में बढ़ोतरी आने वाले वक्त में देखने को मिलने वाली है। फिलहाल सुरक्षा के लिहाज से पुलिस के इंतजामात खास नजर आ रहे हैं, क्योंकि हमने देखा था कि पूरी तरह से अलग अलग जगहों पर तैनाती की गई है। पीएससी बल भी तैनात किया गया है। पुलिस चप्पे चप्पे पर नजर बनाए हुए है। कई जगहों पर कहा यह भी जा रहा है कि ड्रोन से भी निगरानी है कुछ बूथ पर। अनम्यूट करें आशुतोष, आपकी आवाज नहीं आ रही है। आशुतोष, आपकी आवाज नहीं आ रही है, पहले अनम्यूट करें, उसके बाद अपनी बात पूरी करें। आशुतोष, आपकी आवाज नहीं पहुंच रही है, पहले अनम्यूट करें, उसके बाद अपनी बात पूरी करें। जी जी बोलिए, आपकी आवाज आ रही है अब। जी बोलिए। बिल्कुल आशुतोष। जी यहाँ पे जो है पुलिस फोर्स की समुचित व्यवस्था की गई है फोर्स की, और हर बूथों पे जो है संवेदनशील बूथों पे जो है अतिरिक्त फोर्स अतिरिक्त पैरामिलिट्री फोर्स की तैनाती की गई है। और सेक्टर मजिस्ट्रेट और जनरल मजिस्ट्रेट की निगरानी में जो है ये जो उपचुनाव है उपचुनाव कराए जा रहे हैं। और पुलिस अधीक्षक और जिलाधिकारी जो है सुबह से ही जो है हर बूथों पे जाके हर व्यवस्था का जायजा ले रहे हैं। कहीं कोई अगर दिक्कत आ रही है, कोई समस्या मालूम हो रही है या कहीं उनको कोई दिक्कतें आ रही है, तो वहाँ पे अतिरिक्त फोर्स की तैनाती की जा रही है। जी बिल्कुल साफ तौर पर यहीं पूरी तरह से शांतिपूर्ण मतदान कराने का प्रयास पुलिस बल की ओर से, प्रशासन की ओर से यहाँ पर जारी है और हम देख पा रहे हैं पूरी तरह से लोग जो है वो पहुंच रहे हैं। लेकिन आशुतोष, ये भी जानना चाहेंगे कि इस बार जनता का रुख किस तरफ नजर आ रहा है। क्या राजू कोल की पत्नी जो कि चुनावी मैदान में है उनके साथ जा सकती है? समाजवादी पार्टी के ने भी कोल प्रत्याशी ही उतारा है। ऐसे में जनता के सामने किस तरह की चीजें दिखाई दे रही हैं फिलहाल 96 सीट पर? जो है यहाँ पे विकास के मुद्दे पर, भ्रष्टाचार के मुद्दे पे जो है यहाँ पे वोट करेगी। हालांकि 8 मई को योगी आदित्यनाथ जी जो है 96 विधानसभा में लालगंज के बापू प्रौद इंटर कॉलेज में बनादल यश के प्रत्याशी के लिए जो है जनता से वोट देने की अपील की थी। और आप देख सकते हैं कि इस पूरे चुनाव में जो है योगी आदित्यनाथ जी ने जो है चाहे रामपुर का उपचुनाव हो, चाहे 98 विधानसभा का चुनाव, दोनों उपचुनाव के लिए योगी आदित्यनाथ जी ने खुद जो है प्रचार प्रसार करके प्रत्याशी को जीत के लिए अपील की है। उन्होंने कानून व्यवस्था के बारे में बताया कि हम बीजेपी सरकार में जो है कानून व्यवस्था अच्छी है और विकास हुआ है। तो ये सब समुचित विकास योजनाओं को बताते हुए उन्होंने अपने दल प्रत्याशी के लिए वोट मांगी, जनता से वोट देने की अपील की। लेकिन हालांकि यहाँ पे जो मतदाताओं का कहना है कि जो लोकल प्रत्याशी है, जो प्रत्याशी है, वो आज तक कभी हमारे क्षेत्र में आते नहीं है, हमारे यहाँ सड़कें खराब है, विकास है। तो हालांकि हम ये कह सकते हैं कि मतदाताओं में दोनों रुख देखा जा रहा है और सपा और अपना दल में कांटे की टक्कर मानी जा रही है जो ये चुनाव हो रहा है। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आशुतोष, आपका अधिक जानकारी हमारे दर्शकों के साथ साझा करने के लिए। तो यह हम खबर जहां पर आपको बता दें कि मुजफ्फरपुर की 96 सीट पर आज उपचुनाव के तहत वोटिंग सुबह 7 बजे से ही शुरू हो गई थी और ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं, जहां पर इस बार और 96 में मतदान आज 13 को नतीजे सामने आ जाएंगे। और ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, मतदान को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम भी किए गए हैं और सभी मतदान केंद्रों पर जनता पहुंच रही है वोट करने के लिए। यूपी की 2 विधानसभा सीटों पर आज उपचुनाव के तहत वोटिंग जारी है। एक तरफ रामपुर की स्वार विधानसभा सीट पर तो वहीं मिर्जापुर की 96 सीट पर आज मतदान हो रहा है। तो फिलहाल ये बड़ी खबर आपको हम बता दें, जहां पर पुलिस
पर मतदाताओं को परेशान करने का भी आरोप लगा है कहीं पर, और वोटिंग जो है वो जारी है। अगली खबर लखनऊ से है, जहां पर सपा ने उपचुनाव को लेकर आयोग से शिकायत की है। पुलिस पर मतदाताओं को परेशान करने का आरोप लगा है। स्वार के मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्रों में परेशान करने का आरोप लगा। आईडी चेक करने के नाम पर परेशान करने का आरोप। टांडा, दढ़ियाल, लंबाखेड़ा, अकबराबाद में वोटर परेशान, सपा का यह आरोप है। रसूलपुर, फरीदपुर, खेमपुर, मलक्काजी में वोटर परेशान नजर आ रहा है। बार बार आईडी चेक करने के नाम पर उसे परेशान किया जा रहा है। समाजवादी पार्टी की ओर से आरोप लगाया गया है कि मतदाताओं को पुलिस पीट रही है। चुनाव आयोग मामले का संज्ञान लें, समाजवादी पार्टी की ओर से ये बड़ी बातें कही गई हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि रामपुर के स्वार विधानसभा सीट पर उपचुनाव जारी है और समाजवादी पार्टी की ओर से ये बड़े आरोप लगाए गए हैं, जहां पर उन्होंने कहा कि बार बार आईडी चेक करने के नाम पर यहां पर मतदाताओं को परेशान किया जा रहा है। पुलिस कई मतदाताओं को पीट रही है, इस तरह की भी बातें सामने आई हैं। बार बार आईडी चेक करने के नाम पर परेशान किया जा रहा है। फिलहाल ये बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पर मतदाताओं को पुलिस पीट रही है, ऐसा कहना है समाजवादी पार्टी का। समाजवादी पार्टी की ओर से ये बड़े आरोप लगाए गए हैं और चुनाव आयोग मामले का संज्ञान ले, समाजवादी पार्टी ने बिल्कुल साफ कर दिया है। रामपुर की स्वार सीट पर उपचुनाव के लिए वोटिंग जारी है। बड़ी खबर लखनऊ से, जहां सपा ने उपचुनाव को लेकर आयोग से शिकायत कर दी है। वोटिंग जारी है और पुलिस पर मतदाताओं को परेशान करने का आरोप भी लगाया है। समाजवादी पार्टी ने कहा जा रहा है कि मतदाताओं को पुलिस पीट रही है। स्वार के मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्रों में परेशान करने का आरोप है। बड़ी जानकारी आपको हम बता दें, आईडी चेक करने के नाम पर परेशान करने का आरोप लगाया गया है। टांडा, दढ़ियाल, लंबाखेड़ा, अकबराबाद में वोटर परेशान है और ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। रसूलपुर, फरीदपुर, खेमपुर, मलक्काजी में वोटर परेशान। सपा ने साफ तौर पर ये बड़े आरोप लगा दिए हैं प्रशासन पर और कहा है कि चुनाव आयोग पूरे मामले पर संज्ञान ले। ये बड़ी जानकारी आपको हम बता दें, मतदाताओं को पुलिस पीट रही है, समाजवादी पार्टी का ऐसा कहना है और कहा जा रहा है कि आईडी दिखाने के नाम पर बार बार परेशान किया जा रहा है। उस वक्त की ये बड़ी खबर आपको हम बता दें, जहां पर आईडी दिखाने के नाम पर बार बार परेशान किए जाने की बात सामने आई है और रामपुर की स्वार सीट पर उपचुनाव के लिए वोटिंग जारी है। तो रामपुर की स्वार सीट पर उपचुनाव के लिए वोटिंग जारी और हमारे साथ हमारे संवाददाता भरत सेठी जुड़ चुके हैं। भरत, सपा ने उपचुनाव को लेकर आयोग से शिकायत की और प्रशासन पर गंभीर आरोप लगा दिए हैं। कह रही है कि पुलिस मतदाताओं को पीट रही है। बिल्कुल, स्वार विधानसभा सीट पर इस पर वोटिंग चल रही है और उसी दौरान जो समाजवादी पार्टी की तरफ से ट्वीट किया गया है कि मुस्लिम बहुल जो एरिया है वहां पर जो पुलिसकर्मी हैं वो लोग बार बार जो आईडी चेक कर रहे हैं, परेशान कर रहे हैं और वोटर्स को वोट डालने से रोका जा रहा है। फिलहाल उन्होंने आरोप लगाए हैं और चुनाव आयोग से इसकी शिकायत की है ट्वीट करके कि इसका संज्ञान लें, क्योंकि मुस्लिम बहुमूल्य एरिया को ही टारगेट किया जा रहा है। वहां पर मुस्लिम लोगों को वोट देने से रोका जा रहा है और अब उनको बार बार आईडी चेक करके उनको वोट ना देने के लिए और उन्होंने रोका जा रहा है। और साथ ही उन्होंने ये भी आरोप लगाए हैं ट्वीट करके समाजवादी पार्टी ने कि पिटाई भी की जा रही है। जो वोटर्स हैं बिल्कुल, यानी पिटाई किए जाने की बात भी सामने आई है। कहा यह भी जा रहा है कि कई जगहों पर मतदाताओं को पीटा जा रहा है। फिलहाल हम देख पा रहे हैं कि एक तरफ वोटिंग जारी है, दूसरी ओर समाजवादी पार्टी का इस तरह आरोप लगाना, कहीं ना कहीं क्या लगता है कि अब जब आज वोटिंग जारी है, चुनाव आयोग इस पर कोई एक्शन ले सकता है? ये ट्वीट किया गया है, चुनाव आयोग को बताया गया है कि जिस तरीके से रोका जा रहा है वोट लेकर, इस पर आप खुद संज्ञान लें और कहीं ना कहीं इस तरीके से ट्वीट करके तो प्रशासन को भी घेरे में लिया जा रहा है, क्योंकि प्रशासन की जो जिम्मेदारी है वहां पर चुनाव करवाने की और वहां पे वोटिंग में कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना हो उसको लेकर, लेकिन उसको भी निशाना टारगेट किया गया समाजवादी पार्टी की तरफ से। अब ये देखना होगा कि चुनाव आयोग है किस प्रकार से एक्शन लेता है और जो वोटिंग का जो परसेंटेज है वो बढ़ता है। जी
बिल्कुल साफ तौर पर वोटिंग परसेंटेज जो है वो जब सामने आएगा तब भी बहुत सारी चीजें सामने आ जाएंगी। बहुत शुक्रिया आपका भरत, अधिक जानकारी हमारे दर्शकों के साथ साझा करने के लिए। तो फिलहाल बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पर रामपुर की स्वार विधानसभा के मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र टांडा, दढ़ियाल, लंबाखेड़ा, अकबराबाद, रसूलपुर, फरीदपुर, खेमपुर, मलक काजी में मुस्लिम मतदाताओं को पुलिस के द्वारा वोट नहीं डालने दिया जा रहा। बार बार ID दिखाने के नाम पर परेशान किया जा रहा है। मुस्लिम मतदाताओं को पुलिस पीट रही है। इस तरह की बड़ी बातें समाजवादी पार्टी ने अपने ट्वीट में लिखी है और साथ ही लिखा है कि संज्ञान ले चुनाव आयोग, निष्पक्ष मतदान सुनिश्चित हो। समाजवादी पार्टी की ओर से प्रशासन पर ये गंभीर आरोप लगाए गए हैं। ट्वीट कर उन्होंने चुनाव आयोग से संज्ञान लेने की भी बात कही है। पुलिस पर मतदाताओं को परेशान करने का आरोप है। ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, जहां पर आज रामपुर की स्वार विधानसभा के मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्रों में कई क्षेत्रों में समाजवादी पार्टी का आरोप है कि मुस्लिम मतदाताओं को पुलिस के द्वारा वोट तक नहीं डालने दिया जा रहा। बार बार ID चेक करने के नाम पर उन्हें परेशान किया जा रहा है और मतदाताओं को पुलिस ने पीटा भी है। पुलिस पीट रही है मतदाताओं को, ऐसा भी कहना है समाजवादी पार्टी का। और समाजवादी पार्टी ने चुनाव आयोग से पूरे मामले में संज्ञान लेने को कहा है और साथ ही निष्पक्ष मतदान चुनाव आयोग सुनिश्चित कराए, इस तरह की भी बातें की गई हैं। ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। तो अहम जानकारी, जहां पर स्वार विधानसभा के मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्रों में पुलिस द्वारा मतदाताओं को पीटने की बात यहां पर कही गई है और यह अहम जानकारी ID चेक करने के नाम पर परेशान करने का आरोप है। और अगली खबर लखनऊ से है, जहां PFI एजेंटों की गिरफ्तारी के बाद ATS ने रिमांड मांगी है और वाराणसी से गिरफ्तार परवेज रईस, आपको बता दें कि ATS ने मांगी रिमांड पर आज फैसला आएगा। दोनों मुस्लिम युवाओं को भड़काने का कर रहे थे काम। पूछताछ में हुआ खुलासा, PFI के एजेंटों के संपर्क में बने हुए थे परवेज और रईस। ATS ने विशेष अदालत से मांगी परवेज और रईस की डिमांड। ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं, इस वक्त की बड़ी खबर। दोनों मुस्लिम युवाओं को भड़काने का काम कर रहे थे, इस तरह की खबर सामने आई है। तो फिलहाल ये बड़ी खबर आपको बता दें, पूछताछ में खुलासा हुआ है PFI के एजेंटों से संपर्क में थे, लेकिन अब ATS ने इनकी रिमांड मांगी है। तो फिलहाल ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। इस वक्त ये अहम जानकारी आपको बता दें, जहां पर ATS ने विशेष अदालत से मांगी परवेज और रईस की रिमांड को लेकर आज फैसला सामने आएगा। तो फिलहाल ये अहम खबर, जहां पर रिमांड पर आज फैसला सामने आएगा, ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। तो ये अहम खबर आपको हम बता दें, जहां पर ATS ने विशेष अदालत से मांगी रिमांड। PFI एजेंटों की गिरफ्तारी के बाद ATS ने रिमांड पर मांगा है। वाराणसी से गिरफ्तार परवेज और रईस की ATS ने रिमांड मांगी है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको हम बता दें, जहां पर ATS की ओर से रिमांड मांगी गई है और ये अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। और इसी खबर पर भरत सेठी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। भरत, अब ATS की ओर से इन लोगों की रिमांड मांगी गई है, क्या लगता है रिमांड में जब पूछताछ होगी बड़े खुलासे हो सकते हैं? सबसे पहले रिमांड मिलने वाली है या नहीं, इसको लेकर क्या जानकारी? देखिए, बिल्कुल PFI को कुछ प्रॉपर तरीके से बैन किया गया है और उसके बाद कुछ सदस्य हैं उसके अभी भी सक्रिय हैं, जिसको लेकर कुछ दिन पहले उत्तर प्रदेश में तमाम जगह जो ATS ने छापेमारी की थी और कई जो एक्टिव सदस्य थे और जो PFI से जुड़े हुए थे उन लोगों को उठाया था पूछताछ के लिए। फिलहाल उसमें वाराणसी से अगर बात करें, रईस और परवेज को उठाया था ATS ने और वहां से गहनता से पूछताछ के बाद कई जो महत्वपूर्ण चीजें वो सामने आई थी कि जिस तरीके से ये लोग ब्रेन वॉश करते थे मुस्लिम युवाओं का और PFI से जोड़ने का काम करते थे। और उसको लेकर आज जो ATS ने विशेष अदालत में इन लोगों को कहा है कि हमको इनकी रिमांड पर हमको दिया जाए और रिमांड मांगी है और आज रिमांड को लेकर फैसला आ सकता है। जब रिमांड में ये जो दोनों परवेज और रईस को लिया जाएगा तो तमाम जो और भी नाम सामने आएंगे
पीएफआई से जुड़े हुए, क्योंकि इन लोगों की बहुत बड़ी चैन है जो अभी भी कहीं ना कहीं एक्टिव है। कोई उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से भी कई लोगों को उठाया गया था पूछताछ के लिए। फिलहाल अब जब विशेष अदालत है जो परवेज और रईस को रिमांड अगर देती है एटीएस को, तो तमाम जो नाम है वो सामने आएंगे और कौन कौन से लोग इनसे जुड़े हुए हैं और इनके जो तार है वो कहां तक है, वो सब बातें स्पष्ट हो जाएंगी। जी बिल्कुल, यानी इस रिमांड अगर मिलती है तो एटीएस को काफी अहम जो है वो जानकारियां मिलने वाली हैं, काफी राज खुल सकते हैं। बहुत शुक्रिया भरत आपका अधिक जानकारी के लिए। तो फिलहाल ये बड़ी खबर आपको हम बता दें, जहां पर पीएफआई के गिरफ्तार सदस्यों की रिमांड एटीएस ने मांगी है। पूछताछ में खुलासा हुआ था, ये बड़ी खबर आपको हम बता दें, जहां पर फरार एजेंटों के संपर्क में बने हुए थे परवेज और रईस। अब एटीएस के द्वारा इनकी रिमांड मांगी गई है, ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। इस वक्त ये आम जानकारी, जहां पर लखनऊ से खबर, पीएफआई एजेंटों की गिरफ्तारी के बाद एटीएस ने मांगी रिमांड। और फिलहाल एक छोटे से ब्रेक। सारथी ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ यशी शुक्ला और बात करेंगे कर्नाटक का रण। आपको बता दें कि कर्नाटक में आज मतदान शुरू हो चुके हैं और पूरे देश भर की निगाहें इस चुनाव में हैं। लोकसभा चुनाव का ये सेमीफाइनल माना जा रहा है। कर्नाटक विधानसभा चुनाव पर पूरे देश की नजर। कर्नाटक विधानसभा की 224 सीटों पर मतदान आज 13 मई शनिवार को सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक मतदान होगा। राज्य भर में 58,545 मतदान केंद्रों में हो रहा मतदान। 5,31,33,000 मतदाता, 2,615 उम्मीदवारों की चुनावी किस्मत होगी तय। दो 2,64,074 महिलाएं और 4,927 राज्य उम्मीदवारों में 2,430 पुरुष, 184 महिलाएं हैं। राज्य में 11,71,558 युवा मतदाता हैं। कर्नाटक में विधानसभा का मतदान जारी। जबकि 5,71,281 मतदाता, 12,15,920 मतदाता 80 वर्ष से अधिक आयु के हैं। और इसी खबर पर हमारे संवाददाता प्रवेश शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रवेश, क्या कुछ जानकारी है कर्नाटक चुनाव को लेकर, जो कि लोकसभा चुनाव का सेमीफाइनल माना जा रहा है? सभी राजनीतिक दलों ने जनता को लुभाने के लिए यहाँ पर अगर बात की जाए तो हर संभव कोशिश, हर मुमकिन कोशिश की है। और इस बार अगर कर्नाटक चुनाव की बात करें तो इसमें बहुत सारे राजनीतिक मुद्दे देखने को भी मिले हैं। जी बिल्कुल, आज सुबह 7 बजे से जो है 224 विधानसभा वाली सीट कर्नाटक में चुनाव जारी है और शाम 6 बजे तक चुनाव होगा। लेकिन मैं आपको बता दूं, सुबह 9 बजे तक का आंकड़ा है, लगभग 7 बजे से 9 बजे तक के बीच का जो आंकड़ा है वो 8%, 8.21 है। मतलब 8% के समथिंग अभी तक जो है वोटिंग हो चुकी है। और मैं आपको बता दूं कि जो वीआईपी वोटर्स हैं, चाहे वो क्रिकेटर्स हैं, जगवाल श्रीनाथ हैं, उन्होंने वोट डाल दिया है। फिल्म स्टार कन्नड़ के जो है उन्होंने वोटिंग कर दी है और लगभग कई नेता वोटिंग कर चुके हैं। लेकिन अभी तक जो मैं बात करूं, सिर्फ 2 घंटे का जो प्रतिशत आया है वो 8% आया है, जो अभी मुझे लगता है धीरे धीरे बढ़ेगा, क्योंकि कर्नाटक में जो है वोटिंग प्रतिशत ज्यादा है, ज्यादा संख्या में लोग रहते हैं। लगभग 5 करोड़ के आसपास के मुझे लगता है मतदाता है। और हैरान करने वाली बात यह है कि अभी तेजस्वी सूर्या है जो बीजेपी के सांसद है, उन्होंने वोटिंग की है और उन्होंने वोटिंग के बाद एक बयान दिया है जिसमें उन्होंने साफ साफ डीके शिव कुमार पे आरोप लगाया है कि उन्होंने सिलेंडर की पूजा की थी और उसके जो रेट बढ़े हुए उसको लेकर प्रधानमंत्री मोदी पर हमला किया था। तो उन्होंने सीधा सीधा बोला है कि सिलेंडर की पूजा करने के बजाय बजरंगबली की पूजा करनी चाहिए। जी बिल्कुल, अगर हम बात करें, देखिए प्रवेश, तो कई दिग्गज जो हैं वो इस बार चुनावी मैदान में हैं।
तस्वीर जो है वो काफ़ी अलग देखने को मिल सकती है कि पूर्व मुख्यमंत्री सिद्धारमैया, कांग्रेस अध्यक्ष डी के शिव कुमार, जेडीएस के मुखिया एचडी कुमारस्वामी जैसे कई दिग्गज मैदान में हैं, सभी अपनी किस्मत आजमा रहे। तो इस बार चुनावी रण जो है वो काफ़ी ज़्यादा कह सकते हैं कि गंभीर है और साथ ही साथ काफ़ी मुश्किलें हम कह सकते हैं कि सभी राजनीतिक दलों के लिए कड़ी टक्कर जो है वो देखने को मिल सकती है। जी बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है। और मैं आपको बता दूं कि जो कर्नाटक में है, जब से कांग्रेस ने अपना मैनिफेस्टो जारी किया था और उसमें बजरंग दल से बैन करने की बात की थी, उसके बाद से कर्नाटक में पूरा जो कर्नाटक का चुनाव है एक मैं ये कहूंगा धर्म के आधार पर या ये बजरंग बली के ऊपर लड़ा जा रहा है और सारा जो चुनाव है बजरंग बली के ऊपर ही है। और मैं आपको बता दूं, बार बार जो मैं देख रहा हूँ, कोई भी प्रधानमंत्री ने रैली की या कई नेताओं ने वहां पे रैली की, तो सभी ने जो है एक बात तो बार बार साफ साफ बोला कि सबसे पहले शुरुआत उन्होंने बजरंग बली की जय के साथ की। और हैरान करने वाली बात यह है कि मुद्दा पूरे चुनाव में छाया हुआ है और विशेषकर बीजेपी के लिए बजरंग दल को बैन करना, बजरंग बली का जो मुद्दा है वो इन चुनावों में हावी होता हुआ दिखाई दे रहा है। जी बिल्कुल प्रवेश, देखिए अगर हम बात करें जैसे कि सभी जानते हैं कि बजरंग बली का जो मुद्दा है वो काफी ज्यादा हावी है, साथ ही साथ बजरंग दल को बजरंग बली से जोड़ा गया, इसका विरोध जो है वो विपक्षी दलों द्वारा भी किया गया। कांग्रेस के चूंकि मैनिफेस्टो में था कि पीएफआई और बजरंग दल को बैन करेंगे, उसके बाद से ही एक राजनीतिक मुद्दा मिला और सभी का ये मानना है कि भारतीय जनता पार्टी के पास चूंकि कोई मुद्दा नहीं था और वो हार को समझ रही थी, इसलिए ये हिंदुत्व का मुद्दा और बजरंग बली का मुद्दा लेकर आए। जी बिल्कुल, देखिए चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, दोनों ही जो है कोई ना कोई मुद्दे की तलाश में रहते हैं और मुद्दा स्वयं कांग्रेस ने बीजेपी को दे दिया। और मैं आपको बता दूं कि कांग्रेस पहले जो है अपनी वापसी की उम्मीदें लगा रही थी और कर्नाटक में पूरी उम्मीद लगा रही थी, लोगों के बीच में अच्छी खासी जो है जाके रणनीति बनाए थे। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने उनका विजय रथ रोकने के लिए कई वहां पर रैलियां की और कई बार बजरंग दल को बैन करने की बात करें, चाहे बजरंग बली के मुद्दे को लेकर करें, बार बार उन्होंने कांग्रेस पर प्रहार किया। और मैं आपको बता देना चाहता हूं कि कांग्रेस जो है बार बार मैनिफेस्टो में अपने जो बजरंग दल का और पीएफआई की बात कर रही है। पीएफआई भारत में पहले से ही बैन है, लेकिन बजरंग दल पे जो बैन करने की मैनिफेस्टो में जो रेशो आया या ये कई बात कही गई, उसको लेकर सारा बवाल पूरा चुनाव मुड़ गया और सारा धर्म के आधार पर मैं कहूंगा बजरंग बली के कंधे पे लड़ा जा रहा है। और इस बार 13 तारीख को जब नतीजे आएंगे तो देखा जाएगा बजरंग बली कौन सी पार्टी की नैया पार करते हैं। जी बिल्कुल प्रवेश, देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ट्वीट कर वोटिंग करने की अपील की है और भी कई राजनीतिक दलों की तरफ से इस पर वोटिंग की अपील की गई है। साथ ही साथ अगर वोटिंग प्रतिशत की बात करें तो अभी कितना वोटिंग प्रतिशत जो है वो निकलकर सामने आया, कर्नाटक की जनता कितना इंटरेस्ट ले रही है इस मतदान में, इसको लेकर भी क्या कुछ अभी कोई अपडेट है आपके पास? जी बिल्कुल, मैंने आपको पहले ही बताया कि लगभग 9 बजे 7 बजे से 9 बजे तक दो घंटे का रेशो जो आया उसमें 8% के आसपास है, 8.21 है। जबकि ये रेशो धीरे धीरे मुझे लगता है बढ़ेगा क्योंकि कर्नाटक में काफी अधिक वोटर हैं। और मैं आपको बता दूं कि इस बार जो उत्साह है, जो बात करें, मैंने कई जो है सूत्रों के हवाले से भी खबर आई और फोटो भी मैंने देखे, कई बूथों पे तो लंबी लंबी कतारें भी लगी हुई है। लेकिन जिस हिसाब से अभी तक वोटिंग का रेशो जाना चाहिए था वो अभी थोड़ा सा कम है, उसको बढ़ना है। और तभी जनता जब निकलेगी और वोट डालेगी उसके बाद ही जो निर्णय होगा वो सही और उचित निकलेगा। जी बिल्कुल प्रवेश, देखिए अगर हम बात करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने करीब 34 किलोमीटर लंबा एक रोड शो किया था। 2 दिन में से कवर किया गया, 24 किलोमीटर पहले और माफ कीजिएगा 36 किलोमीटर उनका रोड शो था, जिसमें 26 किलोमीटर उन्होंने पहले किया और 10 किलोमीटर दूसरे दिन किया। रोड शो का कितना असर जो है वो देखने को मिला होगा। और साथ ही साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी रैलियां की थी, जो कि स्टार प्रचारक के तौर पर बीजेपी के देखे जाते हैं और कहते हैं कि उनका जो व्यक्तित्व है या जो ऑरा है वो काफी ज्यादा प्रभावशाली रहता है। जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, देखिए चुनाव चाहे कर्नाटक में हो, चाहे उत्तर प्रदेश में हो, चाहे बिहार में हो, चाहे किसी भी राज्य में हो, लेकिन प्रधानमंत्री वहां पर खुद ही कमान संभालते हैं और रोड शो करके जनता से संवाद करते हैं, जनता के बीच जाते हैं और वो ये दिखाना चाहते हैं कि बीजेपी जनता से जुड़ी हुई है। और मैं आपको बता दूं, जहां भी चुनाव हुआ है वहां पर प्रधानमंत्री जो है अपने रेशो, अपनी गिनती के अनुसार वहां पे रोड शो कर देते हैं और जनता से संवाद करते हैं। कई बार हमने देखा है कि प्रधानमंत्री रोड शो में अपनी सिक्योरिटी को भी छोड़कर आगे बढ़ जाते हैं, जनता से हाथ तक मिलाते हुए दिखाई देते हैं। वो सीधा सीधा ये मैसेज देना चाहते हैं कि प्रधानमंत्री होने के बावजूद भी जनता से जुड़े हुए हैं और इस तरीके के रोड शो वो हमेशा कर जनता के बीच जुड़े रहना चाहते हैं। वहीं
बात करें, कांग्रेस इस तरीके के रोड शो का हमेशा विरोध करती है। उनका कहना है कि प्रधानमंत्री को इस तरीके से रोड शो नहीं करना चाहिए और किसी भी प्रधानमंत्री को, देश के प्रधानमंत्री को इस तरीके से वोट में खुद स्वयं आकर अपना चेहरा आगे करके वोट नहीं डालना चाहिए। लेकिन उसके बावजूद मैं आपको बता दूं, प्रधानमंत्री मोदी हर चुनाव में अपना चेहरा आगे रखते हैं और इस तरीके से रोड शो करते हैं, चाहे वो 36 किलोमीटर हो, चाहे 10 किलोमीटर हो, लेकिन वो रोड शो हर राज्य में निकालकर उस चुनाव में अपना प्रभाव डालने की कोशिश जरूर करते हैं। जी बिल्कुल, देखिए ऐसा माना जा रहा है कांग्रेस और बीजेपी के बीच में सीधी सीधी टक्कर है यहाँ पर प्रवेश। और साथ ही साथ अगर हम बात करें तो मैनिफेस्टो के बाद से जो राज शुरू हुई, कांग्रेस ने भी इसे अलग तरीके से बनाने की कोशिश की। उनका ये साफ कहना था कि बजरंग दल को बजरंग बली से जोड़ना ये एक स्ट्रैटेजी है। और साथ ही साथ ये कितना काम करेगा कि इस तरीके के जो मुद्दे उठाए जाते हैं, क्या ये मुद्दे विकास से ज़्यादा ज़रूरी हैं? क्या इसका असर देखने को मिलेगा या मिल रहा है? जी देखिए कई राज्यों में क्षेत्रीय राजनीति चलती है, धर्म के आधार पर चलती है, जाति के आधार पर चलती है। और ज्यादातर मैंने देखा है उत्तर प्रदेश में भी जाति के आधार पर जनगणना होती है, जाति के आधार पर ही वोटिंग होती है। वहीं बात अगर कर्नाटक की करें तो वहां पर धर्म के आधार पर इस बार चुनाव लड़ा जा रहा है। बार बार बजरंग बली का नाम सामने आ रहा है। चाहे कोई भी रैली देख लीजिए, कोई भी मुद्दा देख लीजिए, बीजेपी का कोई भी प्रोग्राम देख लीजिए, उसमें बजरंग बली को लेकर एक मुद्दा बनाया गया है। और बार बार जो बजरंग दल को बैन करने की बात कही है, उसी पर सारा चुनाव लड़कर कांग्रेस को पीछे करने की कोशिश बीजेपी ने की रही है और धर्म के आधार पर ये चुनाव लड़ा जा रहा है। इसमें कोई दोहराया नहीं है। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए प्रवेश। और बता दें आपको कि 13 मई शनिवार को परिणाम आएंगे, उससे पहले आज मतदान शुरू हो चुका है और भारी संख्या में लोग वोट करने के लिए भी पहुंच रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ट्वीट कर कर्नाटक में वोट अपील की है और भी कई राजनीतिक दल हैं जिन्होंने ट्वीट कर वोट की अपील की है। कर्नाटक का ये चुनाव लोकसभा चुनावों का सेमीफाइनल माना जा रहा है। ये दिशा और दशा लोकसभा की तय करेगा। और साथ ही साथ आपको बता दें कि कर्नाटक में इस बार बजरंग बली का मुद्दा जो है वो काफी ज्यादा हावी रहा है। तो ऐसे में ये भी देखना होगा कि बजरंग बली किसकी नैया को पार लगाते हैं। और इसी बीच आपको मिर्जापुर से खबर बता देते हैं। मिर्जापुर से खबर, मिर्जापुर की 96 विधानसभा सीट पर भी उपचुनाव। दोनों सीटों पर भाजपा की सहयोगी अपना दल के प्रत्याशी। दोनों सीटों में समाजवादी पार्टी से है सीधा मुकाबला। बसपा ने इस चुनाव में अपना उम्मीदवार नहीं उतारा, जबकि कांग्रेस सिर्फ 96 सीट पर चुनाव लड़ रही है। यूपी में रामपुर की स्वार विधानसभा में उपचुनाव। मिर्जापुर की 96 विधानसभा सीट पर भी उपचुनाव। यूपी में रामपुर की स्वार विधानसभा में उपचुनाव। मिर्जापुर की 96 विधानसभा सीट पर भी उपचुनाव। दोनों सीटों पर भाजपा के सहयोगी अपना दल के प्रत्याशी। जानकारी के लिए संवाददाता मेरठ से राजू शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। साथ ही साथ मिर्जापुर से हमारे संवाददाता आशुतोष जुड़ चुके हैं।
शुरुआत मैं करूंगी राजू आपसे कि क्या कुछ जानकारी है, रामपुर की स्वार विधानसभा सीट में उपचुनाव हो रहे हैं। हाँ बिल्कुल, देखिए इसी मैं आपको बता दूं कि आज उत्तर प्रदेश में 2 विधानसभा पर उपचुनाव है। एक मिर्जापुर सीट पर उपचुनाव है, दूसरा रामपुर की जो स्वार सीट पड़ती है, आजमगढ़ कहाँ की जो गढ़ कहा जाता था रामपुर, आज उसमें उपचुनाव होना है। दोनों ही सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने अपने सहयोगी दल, अपना दल के जो प्रत्याशी है वो उतारे हैं, खुद मैदान में नहीं उतरी है, अपना दल को मौका दिया है और दोनों सीटों पर मतदान सुबह से लगातार जारी है। मतदान चल रहा है शांतिपूर्ण तरीके से। जो प्रशासन है चप्पे चप्पे पर निगरानी रखे हुए है, प्रयास है कि जो मतदान है वो शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो जाए। लगातार सुबह 7 बजे से मतदान चल रहा है और शाम 6 बजे तक मतदान जारी रहेगा। फिलहाल जो मतदाता है अपने मत का प्रयोग कर रहे हैं। मतदाताओं का साफ तौर पर कहना है कि हम इस बार जो दान कर रहे हैं वो विकास के मुद्दे पर कर रहे हैं। विकास हमें चाहिए, जनता चाह रही है कि क्षेत्र में जनता जो है वो विकास चाहती है। विकास के मुद्दे पर लगातार सुबह 7 बजे से मतदान चल रहा है और शाम 6 बजे राजू, तक पहले यहाँ से कौन था सीट पर विधायक? साथ ही साथ मैं ये भी जानना चाहूंगी कि कौन कौन से पार्टी के लोगों के बीच ये टक्कर जो है वो देखने को मिलेगी। हाँ बिल्कुल, देखिए दोनों ही सीटों पर समाजवादी पार्टी और अपना दल एस जो पार्टी है उन दोनों के बीच टक्कर है। इस सीट पर सपा के बड़े लीडर पूर्व कैबिनेट मंत्री आजम खां के पुत्र जो है वो पहले मैदान में थे, लेकिन उन्हें एक मुकदमे में सजा होने के बाद ये सीट जो है काफी लंबे समय से खाली चल रही थी। अब इन दोनों ही सीटों पर उपचुनाव है, मिर्जापुर पर और रामपुर की स्वार सीट पर। दोनों ही सीटों पर चुनाव है। मतगणना सुबह से चल रही है और शाम 6 बजे तक मतगणना जारी रहेगी। जिला प्रशासन चाक चौबंद व्यवस्था किए हुए है। लगातार निगरानी रखी जा रही है कि कोई भी माहौल ना बिगाड़ने का प्रयास करे। अगर किसी ने माहौल बिगाड़ने का प्रयास किया तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। बिल्कुल, हमारे साथ आशुतोष संवाददाता जुड़ चुके हैं। आशुतोष, मिर्जापुर की 96 विधानसभा सीट पर उपचुनाव हो रहे हैं, क्या राजनीतिक समीकरण जो है वो नजर आ रहा है? जी, हम आपको बता दें कि मिर्जापुर की जो 96 विधानसभा सीट पे आज उपचुनाव हो रहे हैं उस पे सपा और अपना दल एस के बीच जो है सीधा मुकाबला देखा जा रहा है। ये सीट स्वर्गीय राव प्रकाश कोल जो अपना दल एस के विधायक थे, उनके निधन के बाद ये सीट खाली हुई थी और इस सीट पे उनकी पत्नी को अपना दल एस ने प्रत्याशी बनाया हुआ है और सपा ने कीर्ति कोल को प्रत्याशी बनाया हुआ है। तो रिंकी, अपना दल एस की प्रत्याशी रिंकी कोल और सपा के प्रत्याशी कीर्ति कोल के बीच सीधा मुकाबला देखा जा रहा है और दोनों के बीच कांटे की टक्कर देखी जा रही है। मतदाताओं यहाँ पे सुबह 7 बजे से मतदान चालू हो गया, शाम 6 बजे तक मतदान होगा और सुबह से ही मतदाता जो है अपने अपने प्रत्याशियों को वोट कर रहे हैं। और देखना ये है कि दिलचस्प होगा कि इस बार उपचुनाव में जो है मतदाता किसे चुनेंगे, क्योंकि ये जो उपचुनाव हो रहा है कहीं ना कहीं अपना दल एस के लिए एक सेमीफाइनल उपचुनाव है। अगले साल लोकसभा चुनाव होना है और लोकसभा चुनाव इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि केंद्रीय मंत्री और अनुप्रिया पटेल की जो नेता है, केंद्रीय मंत्री और अपना दल एस की जो नेता अनुप्रिया पटेल है वो मिर्जापुर की सांसद है और मिर्जापुर की सीट पे ही उपचुनाव हो रहा है जहां से अपना दल एस की प्रत्याशी है। अगर ये उपचुनाव जो है अपना दल एस निकालती है, जीतती है, तो कहीं ना कहीं इसका फायदा, इनको सीधा फायदा लोकसभा चुनाव में अपना दल एस को मिलेगा। अगर इस उपचुनाव में अपना दल एस सीट गंवाती है, हारती है, तो अगले साल लोकसभा चुनाव में भी अपना दल एस को इसके खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। तो इसलिए ये चुनाव जो है अपना दल एस के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसलिए 8 मई को खुद योगी आदित्यनाथ यहाँ पे 96 विधानसभा में लालगंज में बापू प्रौद्योगिक इंटर कॉलेज में अपना दल एस प्रत्याशी को जिताने के लिए जनसभा किए थे और उन्होंने सभी मतदाताओं से अपील की थी अपनी सरकार की नीतियों के बारे में, अपनी सरकार की जन कल्याण योजनाओं के बारे में बता के अपना दल एस प्रत्याशियों को जिताने की अपील की थी। और ये महत्वपूर्ण इसलिए भी था क्योंकि अगले साल लोकसभा चुनाव होने वाले हैं और कहीं ना कहीं ये चुनाव जो उपचुनाव हो रहे हैं ये होने वाले लोकसभा चुनाव को जो है प्रभावित कर सकते हैं। जी ठीक है आशुतोष और राजू, आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और बता दें आपको कि यूपी में रामपुर की स्वार विधानसभा में उपचुनाव और साथ ही साथ मिर्जापुर की 96 विधानसभा सीट पर उपचुनाव हो रहे हैं। मतदान जारी है। अपना दल एस
बीजेपी के सहयोगी के प्रत्याशी जो है वो फिलहाल मैदान में है। साथ ही साथ समाजवादी पार्टी से सीधी टक्कर है। 96 विधानसभा सीट में कांग्रेस भी है। हालांकि बसपा ने अपना किसी भी सीट पर कोई उम्मीदवार नहीं उतारा है। दोनों सीटों में समाजवादी पार्टी से सीधी टक्कर। यूपी में रामपुर की स्वार विधानसभा में उपचुनाव और मिर्जापुर की 96 विधानसभा सीट पर उपचुनाव है। मिर्जापुर की 96 विधानसभा सीट पर उपचुनाव, साथ ही साथ रामपुर की स्वार विधानसभा सीट पर उपचुनाव है। दोनों सीटों में समाजवादी पार्टी से है सीधा मुकाबला। मतदान केंद्रों पर मतदान करने के लिए लोग पहुंच रहे हैं। यूपी में रामपुर की स्वार विधानसभा सीट में उपचुनाव, तो वहीं मिर्जापुर की 96 विधानसभा सीट पर उपचुनाव हो रहे हैं। दोनों ही सीटों पर अपना दल एस के प्रत्याशी मैदान में, साथ ही साथ समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी मैदान में है। समाजवादी पार्टी से सीधी टक्कर है और आपको ये भी बता दें कि बसपा ने दोनों ही सीटों पर अपना कोई उम्मीदवार नहीं उतारा है। कांग्रेस ने मिर्जापुर की 96 विधानसभा सीट से अपना उम्मीदवार घोषित किया था। प्रयागराज से खबर आपको बता देते हैं, जहां पर अतीक के सरकारी गनर की तलाश तेज कर दी गई है। आपको बता दें कि फरार गनर एहतेशाम की तलाश में जुटी पुलिस। राजू पाल हत्याकांड के बाद से फरार हुआ था। राजू पाल के बाद अतीक के गैंग में शामिल हुआ। गैंग में शामिल होकर जमीनों का काम संभालने लगा था। 6 साल पहले उसे विभाग से बर्खास्त किया जा चुका है। मोहम्मद मुस्लिम ने खुलदाबाद थाने में दर्ज कराया मामला। एक बार फिर से एहतेशाम की तलाश हुई तेज। 18 साल बाद भी ठिकाने का नहीं लगा सकी पुलिस सुराग। अतीक अहमद के सरकारी गनर की तलाश तेज कर दी गई है। एक बार फिर से एहतेशाम की तलाश हुई तेज। अतीक के सरकारी गनर की तलाश हुई तेज। प्रयागराज से खबर आपको बता रहे हैं। फरार गनर एहतेशाम की तलाश में जुटी है पुलिस। फरार गनर की तलाश में जुटी पुलिस। प्रयागराज से खबर, अतीक के सरकारी गनर की तलाश हुई तेज। प्रयागराज से खबर, जहां पर उमेश पाल हत्याकांड से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता देते हैं। अतीक के चौथे नाबालिग बेटे से होगी पूछताछ। अतीक शाइस्ता से बात करता था नाबालिग बेटा। शूटरों से भी बात करता था चौथा बेटा। फेस टाइम ऐप के जरिए बात करता था। अतीक के चौथे नंबर के बेटे ने बनाई थी आईडी। फेस टाइम ऐप पर सभी की बनाई थी आईडी। वकील खान सौलत हनीफ ने पुलिस को दिया बयान। दोनों नाबालिग बेटे बाल सुधार गृह में बंद है। वकील खान सौलत ने दर्ज कराया मामला। उमेश पाल हत्याकांड से जुड़ी आपको एक खबर बता रहे हैं। अतीक के चौथे नंबर के नाबालिग बेटे से होगी पूछताछ।
अतीक शाइस्ता से बात करता था नाबालिग बेटा, फेस टाइम के जरिए करता था बात, सूत्रों से भी करता था बात, असद और शूटरों से करता था बात। आपको बता दें कि अतीक अहमद के दोनों नाबालिग बेटे फिलहाल बाल सुधार गृह में बंद है और पुलिस अब उनसे पूछताछ करेगी। असद शूटरों से भी बात करता था, चौथे नंबर का बेटा फेस टाइम ऐप के जरिए करता था बात। पुलिस करेगी पूछताछ। आपको बता दें कि अतीक अहमद के दोनों नाबालिग बेटे बाल सुधार गृह में बंद हैं फिलहाल। अब उनसे पुलिस पूछताछ करेगी। जानकारी है कि चौथे नंबर का बेटा शूटर और असद से बातचीत करता था और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता विनय मिश्रा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विनय, क्या कुछ जानकारी है? चौथे नंबर का जो बेटा है, अब उसका नाम भी सामने आ रहा है कि वो शूटर और असद से बातचीत करता था, उनके कांटेक्ट में था। जी बिल्कुल, हम आपको बता दें कि जो है अतीक अहमद के जो चौथे नंबर का बेटा है, नाबालिग बेटा, अब उससे जो है पुलिस पूछताछ करेगी और वो भी पुलिस की जो है रडार पर है ये इस समय, क्योंकि उसका नाम जो है असद व शूटरों के जो है संपर्क में था और लगातार जो है ये फोन से संपर्क में होने के कारण जो है ये शक के दायरे में आ गया है, जिससे पुलिस पूछताछ करेगी। जी फिलहाल कब तक पूछताछ की जा सकती है, इसको लेकर कोई जानकारी है क्या? जी, पुलिस द्वारा जो है सारे कागजात जो है पूरे कर लिए गए हैं और इनसे जल्द से जल्द जो है इनसे पूछताछ की जा सकती है और ये जो है ये शक के घेरे में पुलिस की जांच में आए हैं, जो कि ये जो है लगातार शूटरों और असद के जो है संपर्क बताए जा रहे हैं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए। और बता दें कि उमेश पाल हत्याकांड से जुड़ी है खबर, जहां पर बाल सुधार गृह में बंद नाबालिग बच्चे असद के मौजूद हैं, उनसे बातचीत की जाएगी, उनसे पूछताछ की जाएगी। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ जरिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों